पैदा हुए जिन्होंने इस समाज को अन्याय अत्याचार से उभारने के लिए, इनको मानव का जीवन देने के लिए, जिसमें स्वाभिमान सम्मान हो उसके लिए प्रयास किया और अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। मैं बात कर रहा हूं महामानव तथागत बुद्ध की, मैं बात कर रहा हूं संत कबीर गुरु रविदास जी की, मैं बात कर रहा हूं भगवान वाल्मीकि गुरु नानक गुरु घासीदास की, मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पहले रामास्वामी नायकर, पहले लल्ली यादव, महामना रामचंद्र वर्मा, सर छोटू राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, मैं बात कर रहा हूं कुंवरराम आर्य जी की, मैं बात कर रहा हूं धन सिंह कोतवाल जी की, मैं बात कर रहा हूं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की, मैं बात कर रहा हूं माननीय दीनदयाल वाल्मीकि की, मैं बात कर रहा हूं अपने समय समय पे जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों की। इसलिए कर रहा हूं, चाहे वो महाराज सिंह भारती रहे हो या महामना रामचंद्र वर्मा रहे हो या फिर मेरे गुरु मान्य काशीराम रहे हो, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं कि आपको अपना इतिहास याद रहे। ऐ मेरे लोगों, आप अपना इतिहास भूल गए हो, मैं आपको इतिहास याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं अपने नौजवान इस आंधी से कहना चाहता हूं, जो नौजवानों की आंधी यहां बैठी है, तुम में वो दम है कि बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट कर दो, तुम में वो दम है कि बंजर मिट्टी को उपजाऊ बना दो, बंजर भूमि का सीना चीर दो, तुम किसान कमेरों की औलाद हो। अगर जानना हो तो 50 साल पहले का अपना इतिहास जानो कि तुम्हारे पूर्वजों ने देश में क्या क्या नहीं था। चलो बात करते हैं, आपको बताने आया हूं कि गलती कहां हो रही है। आप मुझसे प्यार करते हैं। जो लोग ये पूछते रहते हैं कि चंद्रशेखर राजस्थान क्यों आता है, वो तो यूपी का, हमको बस ये बता देना कि वो हमारा नेता नहीं, वो हमारा भाई है, हमारा खून का रिश्ता है। उसने हमसे वादा किया कि अगर आपको लिए खून की आखिरी बूंद भी चुकानी पड़े तो उनका भाई पीछे नहीं हटेगा। ये बात बस उनको बता देना। न मेरा कल आपसे राजनीतिक रिश्ता था, न आज है, न जिंदगी में रहेगा। मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई चल रही वो रिश्ता है कि ना गुलामी आप सहना चाहते, ना गुलामी मैं सहना चाहता। मेरा तो नाम ही आजाद है, गुलाम ना पैदा हुआ, ना जीऊंगा, ना मरूंगा। सम्मानित भाइयों, 14 अगस्त 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात को गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाए, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है। और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला मटका डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने स्वाभिमान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को लूटने ना दे, उसे झुकने ना दे, उसे बिगड़ने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बैठ के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे। मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC/ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं से आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसके खाते में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास एक गज जमीन नहीं थी। 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था,
15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था। 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी। 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं। हमें आजादी कब मिली? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब हमें आजादी मिली। क्या आजादी? कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं। हम भी पूरे देश में किसी भी सरकारी जगह पे जो दूसरों का अधिकार है वो अधिकार हमें भी है, और हम भी बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं। इतिहास पढ़ो, हमसे लगभग 100 साल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको तालाब से पानी पिलाने के लिए लड़े। मेरे लोगों याद करो वो दिन। और आज उनके वंशज देखो, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज उनके वंशज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। ये आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को लेके। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये आजादी कितने मुकाम तक पहुंच पाई और कितने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, लाठियां खानी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को आजादी संविधान के जरिए मिली, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। और यहाँ की सरकार, इस सरकार की भी सुनो, यहाँ की सरकार कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता। भर्ती ऐसी नहीं। 4.5 साल में दिखा जब हमने कहना शुरू किया मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी तो पेपर कैसे लिखा जा, तो नहीं संभाल सकते। मैंने ही कहा ना बूंदी में, नैनवा में कि कागज नहीं संभालते, मेरे लोगों की रक्षा कैसे करोगे? तो कहते हैं कि हम जो नकल करा रहे उनको बुलडोजर चला दोगे। 4.5 साल कहां थे आप? कितनी भर्तियां गिनाऊं आपको? सीएचए के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे, सीएचए वाले, मैं जब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया, मुझे होटल से उठा के 4 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं 4 दिन नहीं मुख्यमंत्री जी, 400 दिन, 4000 दिन जेल में बंद रखो, मेरे लोग एक एक पाई का हिसाब करेंगे तुमसे। तब तक आपके भरोसे थे जब तक इन पे किराए का मकान था। आज इन पे अपना घर है। महापुरुष कह के गए हैं कि लोगों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में आप मालिक होते हो, उनके दरवाजे जाओगे, उनके पीछे खड़े होंगे, उनके पिछड़कों बनोगे, उनका राज लाओगे, तो आपके हाथों में, आपके हिस्से में क्या है अगर सोच लेना। मैंने ये भी कहा और फिर कह रहा हूं, साहब कहा करते थे कि जब वोट फूल वालों को दोगे तो फूल वालों की सरकार आएगी, जब फूल वालों की सरकार आएगी तो अपने लोगों को ताकतवर बनाएंगे, रोजगार देंगे, काम देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? जब वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वालों की सरकार आएगी, पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले अपने लोगों को रोजगार देंगे, राशन देंगे, अधिकार देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? अब मैं आपको बताता हूं, आप अपने वालों को वोट दोगे तो मैंने पहले भी कहा कि मांग पत्र बना के दे दो जितने लोग यहां बैठे। भारत का संविधान तुमसे झूठ बोला गया, मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहता हूं। वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। सच को भी जान लो, तुम गांव जाके बताना, बताओगे नहीं बताओगे? पहले सुन लो क्या बताना है। बजट समझते हो? बजट वित्त मंत्री जी बजट पेश करते होंगे ना आपके राजस्थान में, करोड़ों रुपए का। वो करोड़ रुपए आते कहां से पता आपको? चलो जान लो, जान लो, जान लो। जिसको पता बहुत बड़े, जिसको नहीं पता जान लो। ये मेरी माँ बहनें भी जान लो। जो
टैक्स आप देते हो, जो टैक्स आप देते हो, वो टैक्स प्लस जो प्राकृतिक रिसोर्स है यहाँ, उन रिसोर्स से जो आमदनी होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों पर टैक्स हो या आम आदमी पर टैक्स हो। टैक्स कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं। कई तरह के टैक्स होते हैं। आप घर में माचिस खरीदते हो ना, उस पर टैक्स जाता है। आप बाल काले कराते हो ना, उन पर टैक्स जाता है। आप ये शर्ट पहनते हो ना, इस पर टैक्स जाता है। आपको ऐसी निर्दय सरकार केंद्र में थी, वो तो दूध दही लस्सी में भी टैक्स लगाने लगी, खाने पीने में भी, आटे में भी। तो जो टैक्स आप देते हो वही पैसा इकट्ठा हो गए, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वही बजट बनता है। वो जो करोड़ों रुपए जिनकी घोषणा होती है, इसका मतलब आपका पैसा आपको देने का नाम सरकार है, और सरकार उस पर एहसान करती है कि हम आपको कुछ दे रहे। देखो और सुनो, एक आदमी कम से कम 1000 रुपए का टैक्स बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए सरकार के खाते में भेजता है। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो बोलना भी नहीं सीखा, उसकी दूध की बोतल पर टैक्स लगता है। वो डायपर पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। वो जो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एक छोटा बच्चा 1 साल का, वो भी हजारों रुपए का टैक्स एक साल में सरकार को देता है, 1 महीने में देता है। अगर साल का हिसाब बनाए तो 12,000 रुपए बैठेगा। मैं तो छोटी बात बता रहा हूं। और सरकार आपको राशन कितने पैसे का दे रही होगी, जरा बता दो। कितने पैसे का राशन दे रही होगी? 200 रुपए का। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। मेरी माँ भी समझ जाएगी इस बात को, जो ना पढ़ी लिखी है वो भी समझ जाएगी। माँ, अगर मैं तुझसे 1000 रुपए लूं और 200 रुपए तुझे वापस दूं, तो तेरे पैसे मेरी तरफ है या मेरे में पैसे तेरी तरफ है, ये बता दे बस। किसके पैसे किसकी तरफ है बताओ। अगर किसी माँ ने या भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने उसको 200 रुपए वापस लौटा दिए, तो किसके पैसे किसकी तरफ है? आपके 800 रुपए मेरी तरफ है। आप 1000 रुपए का टैक्स देते हो महीने में, एक आदमी। सरकार 200 रुपए का राशन देती है, फिर भी आगे दिखाती है आपका पैसा आपको दे रही है, 800 जेब में भी रख रही है, और फिर कह रही है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, और वो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की गारंटी देती है कि हर व्यक्ति को रोटी मिलेगी भरपेट, हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, और हर व्यक्ति को ढकने के लिए छत मिलेगी, मकान मिलेगा। ये गारंटी कौन देता है? सरकार नहीं देती। कौन देता है? संविधान देता है। उसी संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। ये आपसे झूठ बोलते हैं, ये आके आपको गुमराह करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है। ये आपकी बस्तियों में आते हैं इसलिए कि आपकी वोट को लूट सके, ये आपके गले लगते हैं। आप ये बताओ, अगर अमीर चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए तो कोई गरीब रहता क्या? ये माए सुने, ये मेरी बहनें सुने, अमीरों के कुत्ते घी खाते हैं, अमीरों के कुत्ते एसी में सोते हैं, और मेरे लोगों के तन पे कपड़ा नहीं दिया है सरकारों ने हमें। ये है सच्चाई इस देश की, और ये सच्चाई है प्रदेशों की। पीने के लिए मेरे लोगों में पानी नहीं है, इनका कुत्ता जो है बिस्लेरी में नहाता है। ये है सच्चाई इस देश की। लेकिन आप इनके बातों में आ जाते हो और फिर इनको ताकतवर बना देते हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अजमाने को अजमाना नहीं चाहिए, जिनको अजमा चुके और अजमा के देख चुके कि मैंने वहां कहा बादरा में कि अगर आप गलती कर बैठते हो, मैं गंगापुर सिटी में भी कह रहा हूं, तो 7 साल जो खाल उतरेगी हमारे लोगों की, जो अन्याय सहना पड़ेगा हमारे लोगों को, जो रेप हत्याएं होंगी, जो पूजा भीड़ को टुकड़ों में काटा जाएगा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि आपकी गलती, आपकी लापरवाही, क्योंकि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार आपको ताकतवर बनने के लिए मिला है। अगर आप अपनी वोट का प्रयोग गलत कर देते हो
तो जो अन्याय होगा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। दूसरा, काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा कैसे करनी है, जैसे बहन बेटे की रक्षा करते हैं। तो आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं मेरे लोगों कि थोड़े से पैसे शराब या राशन पे किसी को दे दो, ये तो सरकारों को देना ही है। आप वोट अपनी ताकत बनाने के लिए दो। मैंने अभी 4 दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी, आपने अगर पढ़ी हो मेरे ट्विटर हैंडल पे, राजेश अगर पढ़ी हो, मैंने लिखा था कि निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से। आप बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। गुलामी बेबसी में आपका अपना मकान न होने के कारण आप लोग रह रहे थे, उस कमरों से आपको निकाल लाया हूं मैं। अब बस आपके दिमाग से बात निकालनी है कि जब वोट देके आप उनकी सरकार बना सकते हो तो अपनी भी बना सकते हो। वो जो नारा दिया महापुरुषों ने कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अभी मुझसे एक हमारे साथी केपी सिंह जी ने सुबह कहा कि देखो महापुरुष कह के गए कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है कि वोट तुम्हारा राज हमारा, यूं ही चलेगा, यूं ही चलेगा। क्योंकि मेरे लोग गुलामी छोड़ना नहीं चाहते। कार्तिक भील का परिवार 3 महीने सड़क पे धूल भागता है, उसके बच्चे खून के आंसू रोते हैं। क्या जवाब दूं मैं उसको, उस परिवार को, कि जो जिसमें आरोप है वो कांग्रेस का विधायक है इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता, तो कानून बराबर कैसे हुआ? नहीं सकता। फिर हाथी बड़ा हो जाता है जब वो सारी संकल्प तोड़ सकता है, लेकिन फिर उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधते हैं। बस ये गुलामी उसके साथ दिमाग में रहती है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। आपके दिमाग में भी ये गुलामी बैठ गई है कि भाई हम अपना विधायक नहीं जिता सकते, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते। आप ये बताओ, वोट आपका है, आपके वोट से विधायक बनेगा, तो भाई आप जब दूसरे का बनाते हो तो अपना क्यों नहीं बना सकते? देखो, एक और आपसे कह रहा हूं, मैंने ये प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी किया कि जब हम जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों के साथ, जो हमारा अपना ही सब परिवार है, जिनको हम यहाँ संविधान के अनुसार दलित पिछड़ों के रूप में जानते हैं, आदिवासियों के रूप में जानते हैं, अल्पसंख्यकों के रूप में जानते हैं, जिनको हम संविधान से पहले शूद्रों अति शूद्रों के रूप में जानते थे, जब तक हम उनमें भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम किसान का, मेरे लोग देखो, याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलके लड़े, नहीं लड़े? जब मिलके लड़े तभी तो गरीबों पर जमीन आई। जब बड़ा भाई और छोटा भाई मिलके लड़ेंगे तो वो किसी भी दुश्मन को निस्तानाबूद कर सकते हैं, और जब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर उनका अपना नुकसान होगा। मेरा प्रयास यहाँ चल रहा है कि बड़े और छोटे भाई सब मिलके लड़े। मैंने इसका प्रयास पहले किया, जिन्होंने पंचायत की उनको भी ये सीख हमने दी कि हमने राम लखन मीणा जी, जो हमारे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के प्रोफेसर हैं, हमारे भाई हैं, मैंने उनको कहा कि आप नेतृत्व करो, हम इन SC ST के लोगों को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, आप आगे बढ़ो, हमारे लोग सब लोग मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका दिमाग, आपकी शक्ति और ये एकता को हम लोग जमीन पे मजबूत करेंगे। हमें देख के उन्होंने ये पंचायत की। फिर अभी हमारा प्रयास हो रहा है कि पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, उनको भी साथ लाएं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक आप लोग नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार ना हो जाओ। जब आप लोग गांव-गांव जाके जोड़ने का काम करोगे तब हम लोग कामयाब हो पाएंगे। क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? नहीं, दोनों हाथ उठाओ। राशन और किसी की झूठी बातें आपके मेरे बीच में दूरी नहीं बना पाएंगी। किसी की झूठी बातें आपको और मुझे अलग नहीं कर पाएंगी। क्या ये मैं मानूं कि गंगापुर सिटी और इसके आसपास के जो इस संभाग के लोग हैं वो इस बार मुझे ताकत देने का काम करेंगे? आश्वस्त हो जाओ,
पहले जवाब दो, ऐसा तो नहीं कोई पैसा देगा तो भूल जाओगे। पहले रुक जाओ, माओ से पूछ लेते हैं। माँ बहनें खड़ी हैं वहां, तुम लोग पीछे हो जाओ जरा से। बताओ, मेरी माँ बहनें खड़ी हैं, बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, बेटा चाहिए, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? चलो ठीक है, रुक जाओ। सिर्फ नौजवान साथी बताओ, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ। आवाज कम है, मजा नहीं आ रहा है। जब मैं पूछूंगा तब बताना, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? अच्छा, अब मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आपने गरीबी झेली, अन्याय झेला, कोई आपके आंसू पूछने नहीं आया। आपको अपना बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ।